एक बहुत ही अजीबो-गरीब स्थिति के बारे में सोचते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी बहुत ही जीनियस प्रोग्रामर ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर हाँ, अपना पूरा खून पसीना एक कर दिया हो किसी प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, और उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो दुनिया की हर समस्या का समाधान कर सकता है। एकदम परफेक्ट। 7 लाख लाइनों का कोड है, दुनिया का सबसे बेहतरीन डेटाबेस। तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत यहाँ आई कि जब वो इस मास्टरपीस को दुनिया के सामने पेश करता है तो लोग उसे सिरे से नकार देते हैं। इसलिए नहीं कि कोड में कोई खराबी है, बल्कि इसलिए कि उसने उस फाइल को एक ऐसे अजीबोगरीब पुराने और शायद आउटडेटेड फाइल फॉर्मेट में सेव किया है। बिल्कुल सही, एक ऐसा अस्वीकार्य फाइल फॉर्मेट जिसे किसी का कंप्यूटर पढ़ना भी नहीं चाहता। तो इस तिरस्कार से टूटकर वो प्रोग्रामर वापस अपने कमरे में जाता है, अपना लैपटॉप खोलता है और एक-एक करके उन फाइलों को हमेशा के लिए डिलीट करने लगता है। बाप रे, ये सुनकर ही किसी भी इंसान को दुख होगा। मतलब इतनी बड़ी बौद्धिक संपदा का सिर्फ इसलिए नष्ट हो जाना क्योंकि उसका स्वरूप या जो फॉर्मेट है वो लोगों को पसंद नहीं आया, ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। है ना? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इतिहास में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बस लैपटॉप और कोडिंग की जगह चमड़ा और श्लोक थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम जिन दस्तावेजों, ऐतिहासिक घटनाओं और साहित्यिक आंदोलनों की गहराई में उतरने वाले हैं, उसका केंद्र बिंदु यही है, ज्ञान का प्रारूप यानी फॉर्मेट। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कोई विचार कैसे जिंदा रहता है ना? एकदम। किसी विचार का जीवित रहना, समाज पर उसका असर, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि विचार कितना महान है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस माध्यम में परोसा गया है। यह एक बहुत ही शानदार प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि देखिए, हम अक्सर एक रोमांटिक मुगालते में रहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है या महान ज्ञान अपना रास्ता खुद खोज लेता है। हाँ, फिल्मों वाली सोच। बिल्कुल। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि ज्ञान हमेशा अपने वाहन या अपने प्रारूप का मोहताज रहा है। अगर आपका वाहन समय के अनुकूल नहीं है तो ज्ञान रास्ते में ही दम तोड़ देता है। सही कहा। और इस बात को 11वीं सदी के कश्मीरी विद्वान ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। उनका नाम था क्षेमेंद्र। अगर हम प्राचीन भारत के साहित्य की बात करें तो समस्या ये नहीं थी कि ज्ञान कम था। हाँ, ज्ञान तो अथाह था उस समय। वही तो, समस्या ये थी कि ज्ञान का आकार इतना विशालकाय हो चुका था जिसे हम आज की भाषा में ब्लोटवेयर कह सकते हैं, कि उसे संभालना मुश्किल था। महाभारत 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ है। 1 लाख श्लोक, मतलब एक आम इंसान तो क्या, किसी औसत विद्वान के लिए भी उसे पूरा पढ़ना और याद रखना जीवन भर का प्रोजेक्ट था। एकदम सही। और यहीं पर क्षेमेंद्र एक मास्टर एब्रीजर, मतलब संक्षेपणकर्ता के रूप में सामने आते हैं, जो बड़ी चीजों को समेटने का काम करते हैं। क्षेमेंद्र का प्रवेश संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं बता दूं कि वे अभिनव गुप्त जैसे महान शैव दार्शनिक के शिष्य थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास खुद के ज्ञान की कोई कमी थी। तो फिर उन्होंने ये समरी बनाने का काम क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो महान महाकाव्य हैं वे अपने भारी भरकम आकार के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने विशाल ग्रंथों को मंजरी के प्रारूप में ढालने का एक पूरा अभियान चलाया। मंजरी मतलब जैसे कोई गुच्छा या गुलदस्ता? बिल्कुल। उन्होंने रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत्कथा मंजरी की रचना की। मूल कहानियों के सार को पकड़ा और उन्हें एक छोटे सुलभ पद्य प्रारूप में इस तरह पिरोया कि कहानी का प्रवाह ना टूटे। लेकिन रुको, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसी महान कलाकृति का संक्षेपण करना, उसकी समरी बनाना, क्या उस कला का अपमान नहीं है? ये एक तीखा सवाल है। मतलब अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो क्षेमेंद्र एक तरह से 11वीं सदी के ब्लिंकिस्ट ऐप्स थे, जो बड़ी-बड़ी किताबों की 15 मिनट की समरी दे रहे थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत मंजरी में उन्होंने महाभारत के शांति पर्व जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और दार्शनिक हिस्से को ही हटा दिया। हाँ, ये सच है कि शांति पर्व उसमें नहीं है। तो क्या शांति पर्व के बिना महाभारत सच में महाभारत रह जाता है? क्या ये मूल लेखक के दृष्टिकोण के साथ सीधे-सीधे छेड़छाड़ नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है और साहित्य जगत में इस पर लंबी बहसें हुई हैं। जाहिर है कि जब आप किसी कृति को छोटा करते हैं तो कुछ ना कुछ गहराई तो छिन ही जाती है। वही ना, आत्मा ही गायब हो जाती है।
लेकिन हमें क्षेमेंद्र के उद्देश्य और उनकी दार्शनिक समझ को देखना होगा। क्षेमेंद्र सिर्फ एक क्लर्क नहीं थे जो कैंची लेकर शब्दों को काट छांट रहे थे। उन्होंने काव्य शास्त्र पर औचित्य विचार चर्चा नाम का एक बहुत ही गहरा ग्रंथ लिखा है। औचित्य मतलब अंग्रेजी में जिसे प्रोप्राइटी कहते हैं। सही और गलत का बोध। हाँ, औचित्य इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी काव्य या कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है कि वो अपने संदर्भ, अपने समय और अपने श्रोताओं के लिए उचित हो। अच्छा, तो ऑडियंस के हिसाब से फॉर्मेटिंग। एकदम सही पकड़े। क्षेमेंद्र का मानना था कि रस, अलंकार या गुण तभी काम करते हैं जब वे सही जगह पर हों। महाभारत का शांति पर्व अपने आप में एक महान दर्शन है, लेकिन एक आम इंसान जो बस कहानी की गति और नैतिकता को समझना चाहता है, उसके लिए वो भारी दार्शनिक हिस्सा शायद बाउंस कर जाएगा या उबाऊ हो जाएगा। बिल्कुल। क्षेमेंद्र का लक्ष्य कला का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कला का संरक्षण था। अगर वो शांति पर्व को न हटाते तो शायद पूरी भारत मंजरी ही इतनी बोझिल हो जाती कि कोई उसे पढ़ता ही नहीं। मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि ज्ञान के पेड़ को बचाने के लिए कभी-कभी उसकी कुछ भारी शाखाओं को काटना पड़ता है ताकि पेड़ जिंदा रहे। बहुत सही उपमा दी आपने। लेकिन क्षेमेंद्र की फॉर्मेटिंग की कला सिर्फ समरी बनाने तक सीमित नहीं थी ना। जो बात उन्हें एक बहुत ही आधुनिक और विद्रोही विचारक बनाती है, वो है उनका व्यंग्य का इस्तेमाल, सटायर का फॉर्मेट। अरे हाँ, व्यंग्य में तो उनका कोई सानी नहीं था। जब उन्हें समाज की बुराइयों को सामने लाना था तो उन्होंने कोई बोरिंग उपदेश देने का फॉर्मेट नहीं चुना। बिल्कुल नहीं। उपदेश सुनना किसी को पसंद नहीं होता, और क्षेमेंद्र ये बात भली भांति जानते थे। समाज की सड़ी गली व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए उन्होंने व्यंग्य का सबसे मारक फॉर्मेट अपनाया। उन्होंने नरमाला, देशोपदेश, कलाविलास और समय मात्रिका जैसे ग्रंथ लिखे। और आपको पता है इनके निशाने पर कौन था? हाँ, उस जमाने के भ्रष्ट अधिकारी। बिल्कुल, लिपिक यानी कायस्थ, जो प्रशासन की रीढ़ थे लेकिन भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे थे। ढोंगी वैद्य, जो लोगों की जान से खेलते थे। लालची ज्योतिषी और दम्भी गुरु। कलाविलास में तो उन्होंने मूलदेव नाम के एक बहुत ही चालाक नायक का चरित्र गढ़ा है, जो किसी आज के डार्क कॉमेडी शो के मुख्य किरदार जैसा लगता है ना? बिल्कुल एकदम वैसे ही वाइब है। इसके जरिए उन्होंने समाज के पाखंड को उधेड़ कर रख दिया। यहाँ फॉर्मेट का खेल साफ दिखता है। प्राचीन ज्ञान को बचाने के लिए मंजरी का फॉर्मेट और समाज को आईना दिखाने के लिए व्यंग्य का फॉर्मेट। ये तो हुआ सफलता का उदाहरण कि कैसे सही फॉर्मेट से ज्ञान बच गया। लेकिन अब उस त्रासदी की ओर चलते हैं जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में उस प्रोग्रामर वाली कहानी से किया था। ओहो, गुणाढ़ की कहानी। ये बहुत ही दर्दनाक है। हाँ, क्षेमेंद्र ने जिस बृहद कथा को अपनी बृहद कथा मंजरी के जरिए बचाया, उस मूल बृहद कथा के साथ जो हुआ वो सच में दिल दुखाने वाला है। गुणाढ़ की बृहद कथा का इतिहास साहित्य की दुनिया का सबसे बड़ा घाव माना जाता है। ये कहानी हमें बहुत निर्ममता से सिखाती है कि सत्ता और समाज ये तय करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। तो ये बात है सातवाहन राजा के दरबार की। गुणाढ़ उस दरबार में एक बहुत ही सम्मानित मंत्री और प्रकांड विद्वान थे। राजा खुद शक्तिशाली था, लेकिन संस्कृत व्याकरण में उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर थी। और यही कमजोरी इस पूरी त्रासदी का ट्रिगर बनी। हुआ यूं कि राजा एक बार रानियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था और व्याकरण की एक छोटी सी भूल के कारण रानियों ने उसका मजाक उड़ा दिया। और जाहिर है राजा का अहंकार आहत हो गया। बिल्कुल। उस अपमान से बौखलाए राजा ने गुणाढ़ से पूछा कि भाई संस्कृत व्याकरण में महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा। गुणाढ़ ने सच बोलते हुए कहा कि महाराज, इसमें तो सालों की कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जहां दरबार है वहां राजनीति भी होती है। वहीं मौजूद एक अन्य विद्वान शर्ववर्मा ने मौका देखकर चुनौती दे दी कि वह राजा को कातंत्र के माध्यम से महज 6 महीने में संस्कृत का ज्ञाता बना देंगे। 4 महीने? गुणाढ़ को ये बात बिल्कुल असंभव लगी और उन्होंने एक बहुत ही कठोर, शायद थोड़ी अहंकारी प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने कहा कि यदि शर्ववर्मा सफल हो गए तो वे संस्कृत, प्राकृत और अपनी मातृभाषा तीनों का हमेशा के लिए त्याग कर देंगे। और दुर्भाग्य से शर्ववर्मा ने वो चमत्कार कर दिखाया। अब गुणाढ़ अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्हें राजदरबार छोड़ना पड़ा, नगर छोड़ना पड़ा और वे वन में चले गए। अब जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक महान लेखक जिसके पास सुनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन विद्याधरम की कथा है, लेकिन उसके पास उसे लिखने के लिए कोई मान्य भाषा ही नहीं बची है।
संस्कृत और प्राकृत तो छिन चुकी हैं। तो ऐसे में गुणाढ़ एक ऐसा फॉर्मेट चुनते हैं जो उस समय पूरी तरह से गैर पारंपरिक और हाशिए का था। उन्होंने पैशाची भाषा को चुना। पैशाची मतलब पिशाचों की भाषा? हाँ, जिसे उस समय पिशाच या निचले तबके की असभ्य भाषा माना जाता था। और जिस चीज पर उन्होंने ये लिखा वो भी कोई साधारण भोजपत्र या ताड़पत्र नहीं था। उन्होंने 7 लाख श्लोकों की वो विशाल बड्डा कहा यानी बृहद कथा चमड़े पर लिखी अपने खून से या किसी अन्य स्याही से, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माध्यम चमड़ा था। ये एक अकल्पनीय बौद्धिक उपलब्धि थी। सोचिए, 7 लाख श्लोक। जब ये मास्टरपीस तैयार हुआ होगा तो वे बहुत उम्मीद लेकर इसे राजा के पास गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि कला का ये विशाल स्तर देखकर राजा सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाएगा। लेकिन राजा ने उस ज्ञान को छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि राजा के लिए वो भाषा असभ्य थी और चमड़े का वो भौतिक माध्यम पूरी तरह से अपवित्र था। राजा ने उनकी कहानी को नहीं ठुकराया, उसने उस पूरे फॉर्मेट को ही ठुकरा दिया। और इस अस्वीकृति ने गुणाढ़ को अंदर तक तोड़ दिया। वे वापस उसी जंगल में गए, एक बड़ी सी आग जलाई और अपनी जीवन भर की मेहनत, उन 7 लाख श्लोकों को, चमड़े के उन पन्नों को एक एक थर के आग में स्वाहा करना शुरू कर दिया। उफ, वो प्रोग्रामर वाली कहानी बिल्कुल सच साबित हो रही है। बिल्कुल। इसका जो वर्णन स्रोतों में मिलता है वो दिल दहला देने वाला है। गुणाढ़ जब रोते हुए उस कथा का सस्वर पाठ कर रहे थे और पन्नों को आग में डाल रहे थे, तो उनके पाठ का माधुर्य इतना अलौकिक था कि जंगल के पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो गए। मतलब जानवर भी कहानी सुन रहे थे? हाँ, वे अपना चारा और शिकार छोड़कर निराहार खड़े होकर वो कथा सुनने लगे। वे इतने दिन बिना खाए खड़े रहे कि एकदम कमजोर हो गए। जब नगर में ये खबर पहुंची कि जंगल के जानवर खाना पीना छोड़कर एक आदमी की कहानी सुन रहे हैं, तब राजा को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। फिर तो राजा दौड़ा दौड़ा वन में गया होगा, गुणाढ़ के पैरों में गिर पड़ा होगा। गया था, लेकिन तब तक क्या बचा था? 7 लाख में से केवल 1 लाख श्लोक, यानी पूरी कृति का केवल 7वां हिस्सा। बाकी 6 हिस्सा हमेशा के लिए राख बन चुका था। ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी विचार का भौतिक माध्यम जैसे कि चमड़ा और उसकी भाषा पैशाची सच में उस विचार की गुणवत्ता से बड़े हो जाते हैं? क्या सत्ता इतनी अंधी हो सकती है कि वो पैकेजिंग के चक्कर में अंदर की प्रतिभा को ही जला दे? देखिए, सत्ता हमेशा से ऐसा ही करती आई है। सातवाहन राजा के लिए संस्कृत और प्राकृत सिर्फ भाषाएं नहीं थीं, वे स्टेटस सिंबल थे, कुलीन वर्ग की पहचान थे। हाँ, एक तरह का इलीट क्लब था वो। बिल्कुल। जब गुणाढ़ पैशाची और चमड़े के साथ दरबार में आए तो उन्होंने अनजाने में ही उस कुलीन व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। सत्ता को हमेशा ये डर होता है कि अगर किसी गलत फॉर्मेट को मान्यता दे दी गई तो वो उनके स्थापित ढांचे को कमजोर कर देगा। तो विचार कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वो अस्वीकार्य पैकेजिंग में आता है तो उसे नष्ट करना सत्ता की फितरत रही है। 100% की बात। लेकिन इतिहास केवल त्रासदियों का ही तो नहीं है। अगर सत्ता फॉर्मेटिंग से लोगों को बाहर रखती है तो इसी फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके कई विचारकों ने सत्ता के गुरूर को तोड़ा भी है। बहुत सही पॉइंट है ये। गुणाढ़ का ज्ञान जहां राख हो गया, वहीं प्राचीन काल में ही कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने जानबूझकर स्थापित फॉर्मेट को नकार कर अपना एक नया और सफल फॉर्मेट गढ़ा। बौद्ध और जैन धर्म इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल। बुद्ध और महावीर ने गुणाढ़ वाली गलती नहीं दोहराई। उन्हें पता था कि अगर वे अपने विचार संस्कृत में रखेंगे तो वो केवल ब्राह्मणों और कुलीन वर्ग तक ही सीमित रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? मानस की भाषा चुनी। बौद्धों ने पाली और जैनों ने प्राकृत। लेकिन केवल भाषा बदलना काफी तो नहीं था ना। विचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक स्ट्रक्चर या ढांचे की भी तो जरूरत थी। हाँ, और बौद्ध साहित्य ने इसके लिए पिटक या टोकरियों का एक बहुत ही अभिनव फॉर्मेट अपनाया। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। मुझे ये टोकरी वाला कॉन्सेप्ट किसी प्राचीन फोल्डर सिस्टम की तरह लगता है। फोल्डर सिस्टम कैसे? जैसे आज हम अपने कंप्यूटर में विचार, नियम और दर्शन के लिए अलग-अलग फोल्डर बनाते हैं ना। सुत्त पिटक के फोल्डर में बुद्ध के विचार और प्रवचन डाल दिए, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए कड़े नियम रख दिए और अभिधम्म पिटक में सबसे गूढ़ दर्शन सेव कर दिया। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। ये फोल्डर सिस्टम उस समय के लिए एक क्रांतिकारी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर था। ये समझना जरूरी है कि उस समय ज्ञान को कागज पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में सहेजा जाता था, मौखिक परंपरा के जरिए।
हाँ, रटकर याद रखना पड़ता था सब कुछ। बिल्कुल। जब हजारों भिक्षुओं को इतना सारा ज्ञान कंठस्थ करना हो तो उसे कैटेगरीज या श्रेणियों में बांटना ही एकमात्र तरीका था। जैन धर्म ने भी यही किया। उन्होंने अपने ज्ञान को आगम ग्रंथों के रूप में ढाला, जैसे कल्पसूत्र। तो इन नए प्रारूपों ने ज्ञान को सत्ता के गलियारों से निकालकर आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। ये स्टेटस को, यानी जो स्थापित व्यवस्था थी, उसको तोड़ने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति थी। एकदम सही। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगर हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रवेश करें तो महादेवी वर्मा का नाम सबसे प्रमुखता से उभरता है। महादेवी वर्मा, उन्हें तो हम छायावाद की एक महान कवयित्री के रूप में जानते हैं, प्रतीकों, रहस्यवाद और कोमल भावनाओं से भरी कविताएं लिखने के लिए। हाँ, लेकिन जब उन्हें समाज की सबसे क्रूर सच्चाइयों, खासकर स्त्री विमर्श और पितृसत्ता पर बात करनी थी, तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी कविता को ही किनारे रख दिया। अरे ऐसा क्यों? उन्होंने गद्य और संस्मरण का फॉर्मेट चुना। गद्य मतलब प्रोज। क्योंकि कविता का अपना एक स्वभाव होता है। अच्छा। कविता यथार्थ को अक्सर एक कलात्मक आवरण पहना देती है, उसे थोड़ा रोमानी या रहस्यमयी बना देती है। समझ रहा हूं। जब आप समाज के दोहरे मापदंडों, विधवाओं की नर्क जैसी स्थिति और स्त्रियों को केवल जिस्म समझने वाली मानसिकता को उजागर करना चाहते हैं, तो आपको इस रोमानी आवरण की जरूरत नहीं होती। आपको एक ऐसा माध्यम चाहिए जो सीधा, सपाट और नश्तर की तरह चुभने वाला हो। तो इसीलिए उन्होंने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे रेखाचित्र लिखे। बिल्कुल। महादेवी जी को ये बात स्पष्ट थी कि इसके लिए गद्य ही एकमात्र उपयुक्त फॉर्मेट है। उनके रेखाचित्रों के पात्र देखिए, सबिया और बिंदिया। सबिया की कहानी तो अंदर तक झकझोर देती है। उसका नाम ही पौराणिक पतिव्रता नारी सावित्री का अपभ्रंश है। हाँ, लेकिन सबिया की नियति सावित्री जैसी नहीं थी। वही तो। सबिया के जीवन में कोई सत्यवान नहीं है जिसे वो यमराज से वापस लाए। सबिया अपने 3 दिन के नवजात शिशु को लेकर अपने पति की लंबी प्रतीक्षा करती है, और जब पति लौटता है तो वो किसी और औरत के साथ वापस आता है। ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति थी। महादेवी जी इस बिंदु पर बहुत ही तीखा प्रहार करती हैं। वे लिखती हैं कि इस समाज ने स्त्री को केवल मांसपिंड या उपभोग की वस्तु मान लिया है। और यही वो जगह है जहां गद्य अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता है। जरा सोचिए, अगर इस पूरी घटना को एक कविता में ढाला जाता तो शायद पाठक सबिया के दुख पर आंसू बहाकर रह जाता। हाँ, शायद वो उसकी कलात्मकता में खो जाता। बिल्कुल। लेकिन गद्य पाठक की आंखों में आंखें डालकर उसे असहज करता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है। महादेवी वर्मा ने अपने गद्य के जरिए ये स्थापित किया कि भारतीय नारी केवल त्याग और समर्पण की कमजोर मूर्ति नहीं है, उसके भीतर अक्षय शक्ति है। यानी यहाँ गद्य महज एक साहित्यिक शैली नहीं रह गया था, ये समाज के चेहरे पर मारा गया एक यथार्थवादी तमाचा था। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब है कि फॉर्मेट केवल ज्ञान को बचाता ही नहीं है, बल्कि वो ये भी तय करता है कि ज्ञान पाठक के दिमाग पर किस हथौड़े से वार करेगा। बहुत गहरी बात कही आपने। प्राचीन श्लोकों से लेकर चमड़े के पन्नों, व्यवस्थित टोकरियों और विद्रोही गद्य तक का ये सफर अद्भुत है। लेकिन अगर हम आज की बात करें 21वीं सदी में, तो विचारों और किताबों को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा और शक्तिशाली फॉर्मेट क्या है? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत स्पष्ट है, सिनेमा। निस्संदेह सिनेमा। सिनेमा ने ज्ञान के संप्रेषण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जब किसी किताब या दर्शन को सिनेमाई पर्दे पर उतारा जाता है तो वह केवल एक माध्यम का बदलाव नहीं होता, यह एक पूरी सांस्कृतिक भाषा का बदलाव होता है। क्योंकि सिनेमा को एक साथ मनोरंजन, विजुअल अपील और संदेश तीनों को साधना होता है। बिल्कुल। और इसका सबसे चर्चित उदाहरण जो हमारे श्रोतों में है वो है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। ओहो, लगे रहो मुन्ना भाई, ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सफल प्रयोग था। महात्मा गांधी के भारी भरकम दर्शन, जिस पर हजारों पन्नों की अकादमिक किताबें लिखी गई हैं, उसे एक मुंबई के गुंडे के जीवन में उतार दिया गया। हाँ, और वो भी बहुत ही स्वाभाविक तरीके से। जब नायक गांधी जी की किताबें पढ़ता है तो उसे कोई वैचारिक ज्ञान या बोरिंग लेक्चर नहीं मिलता, बल्कि गांधी जी साक्षात उसे दिखाई देने लगते हैं और दिन प्रतिदिन की समस्याओं के व्यवहारिक उपाय बताने लगते हैं। यही तो सिनेमाई फॉर्मेट की सबसे बड़ी खूबी है। वो अमूर्त विचारों को, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट है, उन्हें मूर्त और दृश्यमान बना देता है। भारी शब्दाडंबर और जटिल दार्शनिक बहसों को हटाकर फिल्म ने गांधीवाद को रोजमर्रा के जीवन में लागू करने लायक एक टूर बना दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विवाद भी है ना?
हाँ, अकादमिक हलकों में इसे लेकर काफी बहस हुई है। क्या किसी महान और जटिल दर्शन को इस तरह से लोकप्रिय सिनेमा में ढालना मूल विचार का डंपिंग डाउन यानी सरलीकरण नहीं है? कुछ समीक्षक इस बात से बेहद नाराज थे। और उनका तर्क भी अपनी जगह है। उनका तर्क था कि फिल्म ने गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे गहरे सिद्धांतों को एक सतही गांधीगिरी में बदल दिया। एक बहुत ही तीखा व्यंग्य भी है किसी समीक्षक का कि यदि हम प्रेमचंद की किताबें पढ़ें तो क्या हमें प्रेमचंद दिखाई देने लगेंगे। ये व्यंग्य काफी पैना है। और इसके अलावा ये भी आलोचना हुई कि इस गांधीगिरी के लेबल का इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने विज्ञापनों और मुनाफे के लिए किया, जो गांधी के असल विचारों के बिल्कुल विपरीत है। हम यहाँ ये साफ कर दें कि हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों में जो बहस है उसे सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये आपत्तियां अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और अकादमिक जगत की इस चिंता को समझा जा सकता है। जब आप किसी दर्शन को बाजार के हिसाब से पैकेज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ व्यवसायीकरण तो होता ही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। अरे भारी लालच को ठुकराकर एक असहाय बुजुर्ग के साथ खड़ा होता है। ये बाजारवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आम आदमी का बहुत ही सॉलिड प्रतिरोध है। तो क्या हम ये मान लें कि सिनेमाई रूपांतरण एक जरूरी बुराई है? एक तरफ विचार थोड़ा हल्का हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो करोड़ों लोगों तक पहुंच भी रहा है। वही तो, अगर ये फिल्म न बनती तो शायद आज की पीढ़ी उन मोटी मोटी अकादमिक किताबों के पन्ने पलटकर भी न देखती। इस द्वंद्व को हमें स्वीकार करना ही होगा। हर नया फॉर्मेट पुराने के मुकाबले कुछ खोता है और कुछ पाता है। क्षेमेंद्र ने जब महाभारत की समरी बनाई तब भी तो कुछ गहराइयां छूटी ही होंगी ना। हाँ, शांति पर्व तो छूट ही गया था। लगे रहो मुन्ना भाई ने हास्य व्यंग्य का फॉर्मेट चुना। इसने अकेडमिक जड़ता को तोड़ा और दर्शन को जमीन पर ला खड़ा किया। इसे डंपिंग डाउन के बजाय विचारों का लोकतंत्रीकरण भी कहा जा सकता है। लोकतंत्रीकरण मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आइडियाज। बिल्कुल, किताबें लाइब्रेरी में धूल भांक सकती हैं, लेकिन सिनेमा उन्हें लोगों के ड्राइंग रूम और उनकी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बना देता है। बहुत खूब कहा आपने। मतलब जो काम क्षेमेंद्र 11वीं सदी में संस्कृत में कर रहे थे, वही काम आज के फिल्मकार कैमरा और स्क्रीन प्ले के जरिए कर रहे हैं। एकदम सही। ज्ञान का कोई एक शुद्ध या पवित्र रूप नहीं होता जो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। हर दौर अपना फॉर्मेट खुद चुनता है। जो विचार नए ढांचे में ढलने से इनकार कर देता है वो अक्सर समय की रेत में दफन हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि ज्ञान और विचारों की यात्रा कभी भी सीधी नहीं रही। हाँ, उसमें हमेशा मोड़ आए हैं। ये हमेशा उन रास्तों और उन वाहनों पर निर्भर रही है जिन्हें समाज ने चुना। सातवाहन राजा के दरबार में गुणाढ़ का वो चमड़े का ग्रंथ और पैशाची भाषा का तिरस्कार ये याद दिलाता है कि सत्ता अक्सर विचार से ज्यादा उसके लिबास को अहमियत देती है। और ये आज भी होता है। लेकिन उसी लिबास, उसी फॉर्मेट को बदलकर बौद्ध टोकरियों, महादेवी जी के विद्रोही गद्य और मुन्ना भाई के सिनेमा ने दुनिया को बदला भी है। अंततः विचार तभी तक जीवित है जब तक उनका संप्रेषण हो रहा है, और हर संप्रेषण का एक फॉर्मेट होता है। तो इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन चलते चलते हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर सब लोग खुद गौर करें। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, उस रात उस घने जंगल में जब गुणाढ़ की उस आग ने 7 लाख श्लोकों में से 6 लाख श्लोकों को राख कर दिया था, अगर वो 6/7 हिस्सा आज भौतिक रूप में बच गया होता तो आज भारतीय कहानियों और साहित्य का स्वरूप कितना अलग होता। ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। क्या ये मुमकिन है कि मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी, सबसे जादुई और सबसे महान विचार हम तक केवल इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्हें जिस फॉर्मेट में लिखा गया था वो समय की कसौटी पर टिक नहीं सका? कितने ऐसे गुणाढ़ होंगे जिनके विचार इसलिए राख हो गए क्योंकि दुनिया उनके चमड़े और पैशाची के पार नहीं देख पाई। अगली बार जब भी आप कोई किताब हाथ में लें या सिनेमा के पर्दे पर कोई कहानी देखें तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये वो सौभाग्यशाली फॉर्मेट है जिसने इस विचार को जलने से बचा लिया। आज की चर्चा में बस इतना ही।